नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 13 के साथ, जो कि नियोजन या प्लानिंग का जो पार्ट 4 है और नियोजन का अंतिम भाग है। आशा है आप लेक्चर पसंद कर रहे होंगे, है ना। कहीं कहीं लेक्चर हल्के फुल्के बोरिंग कंटेंट हो सकता है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे लेक्चर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दी हुई है इसी में नीचे, तो उस लिंक पर जाना है टेलीग्राम चैनल पे यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आज बात करना है नियोजन के पार्ट 4 और नियोजन के इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, दो टॉपिक हैं, नियोजन के विभिन्न अंगों में अंतर तथा नियोजन की सीमाएं। ठीक है, अपन ने पिछले लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 12 में नियोजन के विभिन्न अंग पढ़े थे, जिसमें रचना, प्रमाप, व्यूह, है ना, कार्यविधि, विधियां, नीतियां, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो इन्हीं में से कुछ में से विशेष अंतर और फिर नियोजन की सीमाएं, लास्ट टॉपिक। इसके पहले मैंने जहां पे पिछले लेक्चर में छोड़ा था कि आपको बोला था मैंने कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में मैं आपको अंतर बताऊंगा, अर्थात लाभ तथा लाभदायकता में क्या अंतर है, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या अंतर होता है। तो लाभ जो होता है ये निरपेक्ष होता है ना। मुझे 5 लाख रुपए का सालाना लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ जो है वो निरपेक्ष होता है, जबकि लाभदायक प्रॉफिटेबिलिटी होती है ये सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक कैसे होती है, आपने कितना निवेश किया, कितने समय के लिए निवेश किया और आपने कितने एफर्ट डाले, है ना। पैसे से संबंधित एफर्ट, शरीर से संबंधित एफर्ट, आपके मन से संबंधित एफर्ट जो डाले, वो सारे इसमें सापेक्षता रूप में आ जाते हैं। यहाँ पे लाभ में एग्जांपल है, जैसे 1 करोड़ का आपने निवेश किया और सालाना उसमें से 5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, 5% का धंधा किया आपने। ठीक है, तो प्रॉफिट इसमें जो है इसमें कमाई ज़्यादा है 5 लाख इसके मुकाबले। अब अगर यहाँ पे देखें लाभदायकता में, तो 10 लाख निवेश करके सालाना 1 लाख कमाया आपने, तो यहाँ 1 करोड़ निवेश करके 5 लाख कमा रहे हैं आप, और यहाँ 10 लाख निवेश करके आप 1 लाख कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत इसके मुकाबले यहाँ कम कर रहे हैं, आप पैसा 10 गुना कम लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको 5 गुना कम हो रहा है। अर्थात यहाँ कमाई कम है 1 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और लाभ जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंसेस, लाभ माइनस आय माइनस खर्चे, तो ये प्रॉफिट होता है। लेकिन लाभदायकता जो निकाली जाती है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। आपका ROI, फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्थात आपने क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करी हैं पैसे के अलावा, अपना समय, अपना श्रम, अपना शरीर, स्वास्थ्य, ये सब इन्वेस्ट किया है, ये कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको कोई भी बिजनेस करना चाहिए, कोई भी वेंचर करना चाहिए, तो उसमें लाभ के बारे में कम सोचना चाहिए, लाभदायकता के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो अच्छी स्थिति में रहेंगे आप। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब अपन कंटिन्यू करते हैं, ये टॉपिक जो थे नियोजन के विभिन्न अंगों में अंतर, और फिर उसके बाद नियोजन की सीमाएं। तो नियोजन के अंगों में अंतर में बात करना है आज। पहला अंतर जो अपन को देखना है वो है नियम और नीतियों के बीच में। नियम मतलब रूल्स, नीतियां मतलब पॉलिसीज। तो नियम जो होते हैं ये सख्त होते हैं नेचर के, जो लिख गया नियम वो नियम सख्त रहेगा, फिर किसी भी स्थिति में उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि नीतियां जो है इसमें लोच होती है, अर्थात लचीले होते हैं। कंपनी की नीति है, कंपनी की पॉलिसी है, ऐसा करना, थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है। फिर नियम जो है स्पष्ट होते हैं और लिखित होते हैं, लिखित दृढ़ वाक्य होते हैं, लिखित होते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि नीतियां जो हैं ये अलिखित भी हो सकती हैं, लिखित भी हो सकती हैं। कंपनी की पॉलिसीज लिखित भी हो सकती हैं, अलिखित भी हो सकती हैं, सामान्य बातें हैं, है ना। कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने दरवाजे पे आए किसी भी व्यक्ति को बिना चाय के वापस नहीं भेजते, तो ये कंपनी की नीति है, लिखित भी हो सकती है और परंपरागत भी हो सकती है। तो आपको नियम और नीतियों में ये डिफरेंस समझ में आया होगा। बात करते हैं, दूसरा डिफरेंस देखना है अपने को विधि और कार्यविधि में। मोटे तौर पे एक से शब्द इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम। विधि मतलब प्रोसेस या मेथड, और कार्यविधि मतलब प्रोसीजर। कार्यविधि मतलब प्रोसीजर, विधि मतलब मेथड। एक क्रिया को करने के तरीके की वृहद व्याख्या, तरीके की, एक क्रिया को करने के तरीके की वृहद व्याख्या जो होती है वो विधि कहलाती है। जबकि कार्यविधि क्या कहलाती है कि बहुत सारी क्रियाओं के करने का क्रम बताता है कार्यविधि। कार्यविधि वृहद व्याख्या नहीं होती, ये परीक्षा में आएगा, वृहद व्याख्या नहीं होती, कार्यविधि वृहद व्याख्या नहीं होती। जबकि ये वृहद व्याख्या होती है विधि, लेकिन एक क्रिया की होती है, और ये बहुत सारी क्रियाओं के करने का क्रम बताता है कार्यविधि। दूसरा डिफरेंस है, यह एक विभाग से संबंधित होती है विधि। विधि जो होती है ये एक विभाग से संबंधित होती है, तो लागत कम आती है इसमें, जबकि कार्यविधि कई विभागों से संबंध होता है,
कई विभागों का समन्वय होता है, अतः इसमें लागत अधिक आती है। तो कार्यविधि को बनाते समय लागत अधिक आती है, विधि को बनाते समय लागत कम आती है। ये दूसरा डिफरेंस था। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। डिफरेंस नंबर 3 की बात करेंगे, जहां पे अपन बात करेंगे विधि और नियम। मोटे तौर पे अपन संविधान वगैरह की किताब में या मोटे तौर पे कानून की भाषा में विधि और नियम को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रबंधन की भाषा में इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो विधि मतलब प्रोसीजर या मेथड और नियम मतलब रूल्स। विधि जो होता है ये भौतिक स्वरूप होता है, इसका विधि या मेथड ये हो भौतिक स्वरूप होता है, जबकि नियम का स्वरूप क्या होता है, आचरण या व्यक्ति पर आधारित होता है, व्यक्ति के आचरण पर आधारित होता है नियम। ठीक है। इसके बाद विधि में संसाधनों की बात होती है, क्योंकि संसाधनों को किस विधि से कौन सी क्रिया की जाएगी उसकी वृहद व्याख्या रहेगी, तो संसाधनों की बात होती है। जबकि नियम में डूज और डोंट्स की बात होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये नियम में बात होती है। तो नियम में डूज और डोंट्स की बात होती है, जबकि विधि में संसाधनों की बात होती है। विधि गलत हो जाए तो आउटपुट ही खराब होगा, लेकिन नियम टूटे तो दंड या जुर्माना मिलेगा आपको। यदि किसी भी कार्य करने की विधि गलत हो उसका आउटपुट खराब हो जाएगा, लेकिन नियम टूटे तो दंड या जुर्माना मिलेगा। और विधि जो बनाई जाती है वो काफ़ी शोध की आवश्यकता से बनती है, बहुत ज़्यादा शोध लगता है, उसमें रिसर्च लगती है, तब जाके वो प्रोसेस बनती है या मेथड बनती है। लेकिन जो नियम होते हैं ये सामान्य समझ से बन जाते हैं कि कंपनी के प्रेमाइसेस में स्मोकिंग नहीं करना है, ये सामान्य समझ है। कंपनी के प्रेमाइसेस में गुटखा नहीं खाना है, गुटखा नहीं थूकना है, ये सामान्य समझ है। तो लेकिन ये लिखित में बन जाएगा और फिर इसके नियम जो हैं दृढ़ रहेंगे, लिखित रूप में रहेंगे, और अगर नहीं पालन किए जाएंगे तो दंड और जुर्माना भी लगेगा। तो विधि शोध की आवश्यकता से बनती है, जबकि नियम सामान्य समझ से बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 डिफरेंस पूरे होते हैं। और नियोजन का लास्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है, नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, या सीमाओं को ही बोलेंगे आलोचनाएं, आलोचनाएं या दोष। कुछ विद्वान नियोजन को पैसे तथा समय की बर्बादी कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि बहुत प्लानिंग करना जो है वो पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, काम को ज़्यादा सोचने से अच्छा है काम शुरू कर दो, ऐसा वे कहते हैं। ठीक है, काम को ज़्यादा सोचो मत, शुरू कर दो। अतः नियोजन की निम्न सीमाएं हैं। पहला, नियोजन करने में समय तथा लागत लगती है ना। प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के लिए आप प्लानिंग मैनेजर को बनाएंगे, समय लगेगा, लागत लगेगी, जिससे काम देरी से शुरू हो पाएगा। दूसरा, नियोजन या प्लानिंग से कार्य करने की मौलिकता, सृजनात्मकता आदि खो जाती है, अर्थात ये मानसिक बाधाएं पैदा करता है। ऑब्वियस है, यदि कहीं बंध के आप किसी प्लानिंग के तहत कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी स्वच्छंदता, कर्मचारियों की स्वच्छंदता, मौलिकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन उसमें खो जाएंगे। नंबर 3, अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो नियोजन स्वयं ही एक रुकावट बन जाता है। ये ध्यान रखना है। अगर काम के बीच में कोई आकस्मिक घटना हो जाए और आपने सोचा था कि इसको ऐसे ही किया जाएगा, तो फिर उसको वैसे ही करने में वो स्वयं एक रुकावट बन जाएगा। ठीक है, तो नियोजन स्वयं ही एक रुकावट बन जाता है। ठीक है, फिर जरूरी नहीं कि नियोजन कर लिया है तो सफलता ही मिलेगी। कुछ लोग ये, एक कहावत है ना, ये कहा गया है कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने नियोजन कर लिया, प्लानिंग कर लिया है तो आधी सफलता मिल ही गई। नहीं, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे आप लागू कर रहे हैं, उस पर कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। तो नियोजन करने, प्लानिंग कर लेने से सफलता मिलेगी ये जरूरी नहीं है, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट, भविष्य अनिश्चित है, अतः नियोजन पर मानव कंट्रोल कम है। नियोजन जो करता है वो मानव करता है और अपने हिसाब से करता है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। भविष्य अनिश्चित है, अतः नियोजन पर मानव कंट्रोल कम होता है। जिन आंकड़ों पर नियोजन आधारित होता है उन आंकड़ों पर विश्वसनीयता पर संदेह रहता है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आप आंकड़ों को खुद इकट्ठे करते हैं तो वो प्राइमरी कहलाते हैं, प्राइमरी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और आंकड़ों को किसी दूसरी किताब में या किसी दूसरे ने सर्वे किया है और उन आंकड़ों को आप रेफरेंस में लाते हैं तो सेकेंडरी आंकड़े कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि निश्चित तौर पे प्राइमरी आंकड़े जो आपने इकट्ठे किए हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे बजाय सेकेंडरी आंकड़ों के, है ना। लेकिन प्राइमरी आंकड़ों के इकट्ठे करते समय भी विश्वसनीयता कम हो सकती है, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो आपके करते समय आपका मूड क्या रहता है, किसी से करवाएंगे तो उसका मूड क्या रहता है, उसकी विश्वसनीयता क्या रहती है। तो आंकड़ों के नियोजन, आंकड़ों का हमेशा संदेह बना रहता है। नेक्स्ट,
नियोजन हेतु प्रबंधक की पर्याप्त बौद्धिक समझ तथा अनुभव आवश्यक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियोजन हेतु प्रबंधक की बौद्धिक समझ होनी चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आप नियोजन कर रहे हैं, एसपीएसएस है ना, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप प्लानिंग कर रहे हैं, विभिन्न सॉफ्टवेयर के द्वारा प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ठीक है, कंप्यूटर की समझ है। लेकिन इसके अलावा जो प्रबंधक नियोजन कर रहा है उसकी बौद्धिक समझ और अनुभव आवश्यक है, और उसकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो लास्ट में काम आएगी, उसका जीवन भर का अनुभव काम आएगा नियोजन करने में। नियोजन सैद्धांतिक है, प्लानिंग करना सैद्धांतिक है, जैसे मुंगेरी लाल के सपने बुनना। तो नियोजन सैद्धांतिक है, जबकि व्यवहारिक होना अलग बात है। सिद्धांत में जो बातें लिखी हैं वो और उनको व्यवहारिक होना अलग बात है। जैसे क्रिकेट का कोई शॉट सिखा दो कि साहब ऐसी गेंद गिरेगी तो ऐसा बल्ला चलाना है, लेकिन वो सैद्धांतिक हो जाता है। जब फील्ड पे आप होते हैं तब कुछ नहीं दिखता, जैसी ज़रूरत होती है उस समय फील्ड की, जैसी टीम की गुंजाइश होती है उस हिसाब से आप बैट चलाते हैं, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर शॉट ही धोनी वाला क्यों ना हो। तो नियोजन सैद्धांतिक है, जबकि व्यवहारिक होना अलग बात है। तो ये सारी नियोजन की सीमाएं थी। अतः कहा जा सकता है कि नियोजन सरल होना चाहिए, स्थायित्वपूर्ण होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं है, काम को तुरंत स्टार्ट किया जा सके ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, समय के साथ नियोजन में चेंज आते रहने चाहिए। एमबीओ आप पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अर्थात नियोजन करते समय नीचे वाले श्रमिकों की बात सुननी चाहिए और नियोजन होना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, ये इन सबसे युक्त होना चाहिए नियोजन को। तो यहाँ पे आके अपना प्लानिंग का पार्ट खत्म होता है, नियोजन यहाँ पे आके समाप्त होता है। आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नया लेक्चर, हर नया अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं 13 नंबर का मैं। धन्यवाद, थैंक यू।